हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। हम आपको कराने वाले हैं आज LLB फर्स्ट ईयर। LLB फर्स्ट ईयर सेम फर्स्ट जो होता है, और इसका जो सेकंड पेपर है हमारा, सेकंड पेपर कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशंस 1। ठीक है, ये आता है। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कुछ जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। हालांकि संविधान अपने आप में एक बहुत बड़ी गरिमा रखता है। इसी संविधान के भाग में से हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से मैं अपने अपने यूट्यूब चैनल पर काफ़ी क्वेश्चन डाल चुका हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर के बारे में बहुत सारी नॉलेज दे चुका हूँ। आप अपने LLB में कैसे नंबर ज़्यादा लाएं और कैसे अपने पेपर को सॉल्व करें, ये सारी चीज़ें मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बता चुका हूँ। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, कोई पढ़ाई से रिलेटेड, और आप उसके सजेशन चाहते हैं, मतलब उससे सलाह चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और कमेंट करने के बाद हम आपकी बात का जवाब जरूर देंगे। और जिन बच्चों ने अभी हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। जो लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब भैया, उसे दबा दो। उससे आपके पैसे नहीं कटेंगे, बस आपको इतना फ़ायदा हो जाएगा कि आपके लिए जब भी कोई वीडियो आएगी आपको तुरंत पता चल जाएगा। और यह सिलसिला आपके फर्स्ट सेम से सिक्स सेम तक चलने वाला है। मैं आपकी सारी चीज़ें देता रहूँगा, प्लस आपको लॉ से जुड़े हुए फैक्ट एंड नॉलेज और जानकारियाँ मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है, जो हमारे फ्यूचर में काम आने वाली हैं, ऐसी मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। और जो बच्चे UP PCS जे की तैयारी करना चाहते हैं या PCS जे की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं मटेरियल लेके आने वाला हूँ। बस आपको हमसे जुड़ने की देरी है। आप हमसे जुड़ो। आप सरकारी संस्थाओं में जैसे जाना चाहते हो, APO, सरकारी वकील, PCS जे, ये इन चीज़ों में अगर तुम जाना चाहते हो, उनकी तैयारी करना चाहते हो, इनका सिलेबस में यहाँ पे अपलोड करूँगा, इनके बारे में जानकारी दूंगा। जो बच्चे एडवोकेट बनना चाहते हैं उनके लिए भी नॉलेज देता रहूँगा। और जो बच्चे राजनीति में जाना चाहते हैं भाई, उनको तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। उन्हें तो नॉलेज होनी ही चाहिए, कम से कम संविधान की तो नॉलेज होनी चाहिए, संविधान और IPC की। तो उनके लिए भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मटेरियल मिलने वाला है। ठीक है ना? तो आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, बस हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, बेल आइकन घंटी को दबाओ। आप जब तक लॉ के फील्ड में हो, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ बेटर आपके लिए लाता रहूँगा। आपका बेहतर कल बनाना मेरी आज की जिम्मेदारी है। ठीक है ना? बस हमारे चैनल से आप जुड़े रहिएगा। ठीक है ना? अब हम अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं। और आपके जो मैंने LLB के जो क्वेश्चन हैं फर्स्ट सेम के, प्ले लिस्ट में डाल रखे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से हमारे क्वेश्चनों को चेक कर सकते हैं। ठीक है ना? हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों की क्या महत्वता है? मूल अधिकारों एवं राज्यों की नीति के निर्देशक तत्वों में क्या संबंध है? क्या ये मूल अधिकारों पर प्राथमिकता रखते हैं? यह क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे भारतीय संविधान है, उसमें कुछ नीति निर्देशक तत्व दिए हैं। इनका हमारे संविधान में क्या महत्व है, इनका क्या अर्थ है? क्या ये मूल अधिकारों एवं राज्यों की नीति में तत्वों में कुछ संबंध रखते हैं? मूल अधिकारों पर प्राथमिकता रखते हैं? इनके बारे में आप हमें बताइए। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? इनके उद्देश्य के बारे में बताइए। इसका महत्व क्या है? इसके अंतर्गत है क्या चीजें जो हमें प्रदान करती है? तो आज हम एक छोटी मोटी सी जानकारी लेते हैं। पहले तो जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, और अनुच्छेद
36 से 51, 51 तक ये हमें मिलते हैं। ठीक है, भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक ये हमें मिलते हैं। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और आप जब इन नोट्सों को पढ़ो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, हमें पास तो होना ही है, पास के साथ साथ हमें थोड़ी नॉलेज भी होनी चाहिए। कल को कोई हमें पकड़ के ना बैठा ले, भाई तूने लॉ कर रखी है, चल इसका जवाब दे, तो उनकी उनकी बात का जवाब देने के लिए और अपनी इज्जत बचाने के लिए हम इतनी तो नॉलेज अपने पास रखेंगे भाई। पास से ही मतलब थोड़ी है, हमें हम पे ज्ञान भी तो होना चाहिए। तो उसी को देखते हुए मैंने पेपर से भी रिलेटेड और आपकी नॉलेज से रिलेटेड दोनों को देखते हुए मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर बनाया है। आप इसे ध्यान से जरूर देखिएगा, ठीक है ना। और जो बच्चे, उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो वीडियो को काट काट कर देख रहे हैं भैया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और भैया स्क्रीनशॉट में कुछ नहीं है, ऐसे तो आपके पास काफ़ी मटेरियल है घर पे ही, उससे पढ़ सकते हो, लेकिन जो बातें इंपॉर्टेंट होती हैं ये आपको कभी कहीं नहीं मिलेंगी भैया। कोई कॉलेज टीचर भी नहीं बताता है, सब अपने मगन मस्त रहते हैं, कोई किसी को नहीं समझाता है। ठीक है ना, मेरा क्या है, मेरी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है और आपका काम हो जाता है, मैं इसलिए आपसे जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है ना, चलते हैं अपने इनको समझते हैं आगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का आदेश। पहले तो देखो यहाँ पे एक छोटी सी बात लिख देते हैं हम, यह जो है हमारे भाग 4 में है और ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक है, ये मैं लिखना भूल गया हूं, इसे कर लो। अब हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं ना। आपका किसी भी प्रकार का डाउट है, आप किसी भी प्रकार की समस्या में हैं, आप हमें तुरंत कमेंट करके बताओ, कमेंट का जवाब आपको तुरंत दिया जाएगा, कमेंट के जरिए आपकी समस्या पूर्ण की जाएगी। और मैं अपना एक व्हाट्सअप नंबर भी दे चुका हूं आपको, 8218074590। इससे आप SMS या मैसेज के जरिए व्हाट्सएप पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। कॉल की सुविधा नहीं है, आप कॉल करोगे पिकअप नहीं कर पाऊंगा, पूरे दिन बिजी रहता हूं मैं। और कॉल करना मत, आप व्हाट्सएप पे अपने सुझाव दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन कॉल नहीं कर सकता, पिक नहीं कर सकता। आप हमें मैसेज के जरिए से, ग्रुप के जरिए से हमसे बात कर सकते हो। ठीक है ना, चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है, भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भारतीय संविधान में राज्य की शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया जाता है। ठीक है, इसे देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य की शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए, मतलब यहाँ पे कहा गया कि जो भारत की जो व्यवस्था है वो लोकतंत्रात्मक हो। लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या है, भारत की जो जनता द्वारा सरकार चुन के आती है वो होनी चाहिए। ये नहीं है कि वंशानुगत हो, लोकतंत्रात्मक हो। लोक का मतलब है लोग जो हैं, भारत की जो जनता है वह चुने अपने संसद को, सरकार को, है ना, उसके द्वारा हमारी सरकार चुन के आए। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के रूप में स्थान दिया गया है। देखो, भारत शासन अधिनियम 1935 है, यह एक एक्ट है, उसमें हमारे जो ये नीति निर्देशक तत्व हैं उनको स्थान दिया गया है। किसमें? भारत शासन अधिनियम 1935 में इनको स्थान दिया गया है। आगे चलते हैं। जो बच्चे कहते हैं ना यूनिक यूनिक यूनिक, मैच कर लेना भैया कितना यूनिक मिलता है आपका। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हें भारतीय संविधान में क्यों शामिल किया गया है, इनका रीजन क्या है भाई, ये तो बताओ। हर चीज की कोई ना कोई वजह होती है, तो ऐसे ही ये पूछ रहे हैं हमसे,
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। सामाजिक यानी समाज की समस्याओं को दूर करना है, समाज से जुड़ी व्यवस्थाओं को बनाए रखना है, आर्थिक समस्याओं को दूर करना है, आर्थिक यानी धन से संबंधित समस्याओं का समाधान करना है। प्रजातंत्र यानी प्रजा की रक्षा करनी है, प्रजा के कार्यों को, भारों को उनको संभालना है, को स्थापित करना है। यह एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है। इनके बिना हम एक कल्याणकारी मतलब एक सुनिश्चित सरकार समाज की स्थापना नहीं कर सकते हैं। जैसा कि संविधान निर्माता भारत को भविष्य में देखना चाहते थे। ठीक है, हम इनकी देखो नीति निर्देशक तत्वों की कल्पना के बिना हम भारतीय संविधान की कल्पना भी नहीं कर सकते, उस समाज की कल्याणकारी समाज की या राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। किसके बिना? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बिना। ठीक है ना, आगे चलते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस संदर्भ में कहा, मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे उन्होंने अपने मत व्यक्त करे, अपने विचार व्यक्त करे। उन्होंने क्या कहा था, देखो उन्होंने सुनते हैं। ये निर्देशक तत्व उन अनुदेशों के समान है, मतलब उनके अनुदेशों के समान है जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल तथा भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियों के लिए जारी किए गए थे। मतलब ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये उस समय के समान है जब भारत शासन अधिनियम 1935 को अंग्रेजों ने लागू किया था। ये उन्हीं के समान है हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, संविधान की अनोखी विशेषताएं हैं। यह संविधान की अनोखी विशेषताएं हैं। इसमें एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य निहित है। मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या कह रहे हैं, इनके अंदर जो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो जो छुपे हुए हैं एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए होते हैं। मतलब एक सुव्यवस्थित कल्याणकारी मतलब अग्रसर होने वाली, विकसित होने वाली, समाज की कुरीतियों को दूर करने वाली नीति निर्देशक अधिकार छुपे हुए हैं। अपने हक को मांगने वाली, अपनी व्यवस्थाओं को बनाने वाली, समाज आर्थिक राजनीतिक सब तरीके से मजबूत करने वाले तत्व इसमें छुपे हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों पे। सामाजिक न्याय से संबंधी नीति के निर्देशक तत्व। पहला है हमारा, देखो इसमें सामाजिक न्याय से संबंधी नीति के निर्देशक तत्व। पहला देखो, न्याय पर आधारित सामाजिक अवस्था की स्थापना। इसे देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि जितने भी भारत के नागरिक हैं, जितने भारत के क्या है नागरिक हैं, जो लोग हैं, उनका सामाजिक और राजनीतिक, क्या कह रहे हैं, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में समान अधिकार हो, मतलब सुविधा मिले उन्हें। सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय प्रत्येक क्षेत्र में समान मिलना चाहिए। ठीक है ना, ये नहीं है कि इनके संग भेदभाव करा जाए, इन्हें सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं मिल रहा है, इन्हें सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, वक्त पर इनको न्याय नहीं मिल रहा है और आदमी परेशान है। तो ऐसा नहीं होकर इन्हें सभी चीज़ों की सुविधा दी जाएगी, न्याय से संबंधित आर्थिक और सामाजिक, और इनका उचित क्या होगा, न्याय होगा। ठीक है ना, किसी के संग भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना यही इनकी करना है। सभी को सामाजिक आर्थिक न्याय उचित मिले और इनकी व्यवस्थाएं की जाए। दूसरा है हमारा आर्थिक न्याय की स्थापना। आर्थिक न्याय से हमारा क्या है, सभी नागरिकों, जितने भारत में नागरिक हैं, सभी को इतना तो रोजगार मिले जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें, इतना धन तो वो कमा सकें जिससे अपनी रोजी रोटी चला सकें, अपना पेट पाल सकें, इतनी उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, आगे क्या है, बच्चों को, स्त्रियों को, पुरुषों को, मतलब बच्चों को तो शिक्षा मिलनी चाहिए। जितने भी भारत के बच्चे हैं उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, उचित शिक्षा। दूसरी बात, जब हमारा कोई रोजगार है भारत में हो रहा है, महिलाएं उसी काम को महिलाएं कर रही हैं, उसी काम को पुरुष कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा है आर्थिक न्याय की स्थापना। आर्थिक न्याय में धन से संबंधित न्याय होना चाहिए। अगर किसी कार्य को महिला और पुरुष कर रहे हैं और पुरुष को मिल रहे हैं, मेल को
300 रुपये और महिला को मिल रहे हैं, फीमेल को 200 रुपये। तो इसको खत्म किया जाना चाहिए, इनको क्या करा जाना चाहिए, खत्म। भाई महिला को भी 300 मिले और पुरुष को भी 300 मिले और महिला को भी 300 मिले। भाई इनमें भेदभाव क्यों करा जा रहा है? भाई ये सेम ही काम तो कर रहे हैं, इस काम को समान रूप से कर रहे हैं, समान ताकत से कर रहे हैं, है ना। तो सबका इफेक्ट बराबर जा रहा है, तो इनको समान वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है? ठीक है, आर्थिक न्याय इनको चाहिए। ठीक है, ये तो था इनका पहला फैक्ट। लेकिन और ये दूसरी बात क्या कहना चाहते हैं इसमें, क्या कह रहे हैं, आर्थिक न्याय की स्थापना। आर्थिक न्याय की स्थापना में एक बात और कही गई है, वो कहते हैं कि जैसे हम किसी कहीं संस्थाओं में काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काम, और अचानक किसी व्यक्ति की हालत खराब हो जाए, बीमार हो जाए, तो उसको सुविधा देने की हमारा हक है। उसकी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को सुधारने के लिए, उसे हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, उसका इलाज कराने के लिए आर्थिक मदद दी जानी चाहिए। ठीक है, और उनके बच्चों को स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों की उपलब्धि कराई जानी चाहिए। ठीक है ना, ये नीति निर्देशक तत्व कह रहे हैं। ठीक है ना, हालांकि कहने का मतलब है जो गरीब लोग हैं, तबके के लोग हैं, उनको धन से जुड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर वो तुम्हारे यहाँ पर कार्य कर रहे हैं तो, है ना, उन्हें आर्थिक यानी धन से संबंधित समस्याओं का निवारण करना है। सब बातों का एक मतलब है, किसी भी गरीब को धन की वजह से कोई हानि नहीं होनी चाहिए, ये कहता है हमारा नीति निर्देशक तत्व आर्थिक न्याय की स्थापना। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा, समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता। इसमें क्या कहा गया है, समान न्याय होना चाहिए और निशुल्क कानूनी सहायता। देखो, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, ठीक है, उनको समान न्याय मिलना चाहिए। कैसा मिलना चाहिए, न्याय। और दूसरा है निशुल्क कानूनी सहायता। अब ये नहीं है कि ये गरीब है ये अमीर है, इसको हरा दिया जाए, इसको जिता दिया जाए, या इसको हरा दिया जाए, इसको जिता दिया जाए क्योंकि ये गरीब है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको समान होना चाहिए न्याय। जिसने जो अपराध किया है उसका, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, समान दंड मिलना चाहिए। अमीर गरीब का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। अब इसमें क्या दूसरा क्या रहा है, कह रहे हैं निशुल्क कानूनी सहायता। अगर एक बात बताओ, कोई गरीब हो या अमीर हो, सबके लिए क्या होनी चाहिए, निशुल्क सहायता होनी चाहिए, सरकारी सहायता। ये नहीं है कि भाई हम गरीब हैं तुम अमीर हो, तुम पैसे दो, ये करो। मतलब सभी को न्याय समान निशुल्क मिलना चाहिए, और उनकी निशुल्क न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता, ये दोनों हमें प्राप्त किए जाने चाहिए। आगे देखते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन हेडिंग को, उद्योग के प्रबंध में। जैसे हमने कोई व्यापार करा है, उद्योग, उसके प्रबंध में कर्मचारियों को हिस्सा देना चाहिए। अब हमने क्या करा, हमारे यहाँ पर कोई कर्मचारी हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी वर्ष हो गए, हमारे जैसे कोई फैक्ट्री है, यहाँ पे कोई काम चल रहा है और इसमें काफ़ी वर्कर हैं, और कुछ वर्कर तो लंबे समय से, लॉन्ग टाइम से उसमें कार्य कर रहे हैं। तो वहाँ पे कोई संगठन बनता है, या कोई बैठक होती है, या कोई सुझाव मीटिंग चल रही है, तो उनमें भी इनको क्या दिया जाना चाहिए, हक दिया जाना चाहिए कि भाई तुम्हें लॉन्ग टर्म हो गया है, तुम कुछ सुझाव दो हमारे उद्योग में, या उनको एक उद्योग से दूसरे उद्योग में ट्रांसफर करा जाना चाहिए, उनकी तरक्की की जानी चाहिए। ठीक है ना, ये नहीं है आपको उनको एक जगह ही रखा जाए, उनकी तरक्की की जानी चाहिए, उन्हें संगठन और बैठकों में न्याय हक मिलना चाहिए, और उनके वेतन में और उनकी सुविधाओं में बढ़ावा किया जाना चाहिए। ठीक है ना, आगे चलते हैं हमारे 6ठे पे, काम की न्यायोचित और मानवोचित दशाओं का उपबंध। देखो ये बड़ी ही टिपिकल बात है, इसे समझना बड़े प्यार से। काम की न्यायोचित और मानवोचित दशाओं का उपबंध मतलब हमें उस प्रकार, इसमें कहा गया कि हमें उस प्रकार का न्याय मिलना चाहिए जो न्यायोचित हो। ऐसा नहीं है कि हम अगर कोई काम है वो न्याय के मतलब न्याय के खिलाफ है। ये नहीं है कि हमें किसी को न्याय दिया वो गरीब या अमीर को देखते हुए मतलब न्यायोचित नहीं है या मानवोचित नहीं है।
उन दशाओं को क्या करा गया, उपबंध करा जाना चाहिए कि सभी को समान न्याय होना चाहिए, मानवोचित, और सभी को मानवों को समान रूप से देखा जाना चाहिए, ठीक है ना। नींद हावी हो रही है, कल भी नहीं सो पाया हूँ, आज भी थोड़ा परेशानी है, लैंग्वेज बदल ली होगी, तो भाई थोड़ा देखना, आपका क्वेश्चन भी बनाना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं, श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी का उपबंध, मतलब भारत में जो श्रमिक हैं जो कार्य कर रहे हैं, ये नहीं है कि जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं उनको उनकी मेहनत के अनुसार पैसे नहीं मिले, मतलब उनको इतना तो पैसा दिया जाना चाहिए कि जिससे वो अपने जीवन यापन को कर सकें, कपड़े रोटी मकान इनकी तो व्यवस्था कर सकें, अपने बच्चों को तो पढ़ा सकें। श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी का उपबंध, मतलब इतनी मजदूरी उन्हें मिल जाए जिससे जो अपना जीवन यापन कर सकें, ठीक है ना। ये कौन कह रहा है, हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कह रहे हैं कि लोगों को इतनी तो मतलब आय होनी चाहिए, इतनी तो सुविधा होनी चाहिए जिससे वो अपना जीवन काट सकें, है ना। आगे चलते हैं, समाज के कमजोर वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की उन्नति। अब इसमें कहा गया है समाज के जो गरीब वर्ग हैं, समाज के जो गरीब लोग हैं उनको क्या करना है, शिक्षा और अर्थ संबंधी हिस्सों की उन्नति, मतलब जो बेचारे बहुत ज़्यादा गरीब लेवल के हैं उनको क्या करना है, उनके बच्चों को शिक्षा दिलानी है, मुफ्त में शिक्षा दिलाओ, उनको अर्थ यानी धन से संबंधित सहायता दीजिए, जैसे उनके बीपीएल के कार्ड बनने चाहिए, उन्हें राशन फ्री मिलना चाहिए, उनके बच्चों को शिक्षा फ्री मिलनी चाहिए, उन्हें डोनेशन मिलना चाहिए, और कोई 14 साल से नीचे बच्चा है और वो काम करने के लिए जा रहा है तो उसे बाल कोष से धन मिलना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है गरीब परिवार को सहायता देनी चाहिए सरकार के द्वारा, ये हमारा नीति निर्देशक तत्व कह रहे हैं, और ये हमारा मांग भी है और ये हमारा अधिकार भी है, ठीक है। आगे चलते हैं, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्यता शिक्षा, बच्चे जो भी हैं 4 साल से 14 साल के बच्चों के लिए सरकारी संस्थाओं में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए, किसी भी बच्चे से निःशुल्क शुल्क बिना शिक्षा दी जानी चाहिए, किसी से शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा मतलब जो भी गरीब बच्चे हैं उन्हें बेचारों को बिना ही शुल्क के शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं, पोषण आहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का कर्तव्य। पोषण आहार स्तर, इसको हम समझते हैं पोषण आहार होता क्या है। देखो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात आई है इसमें, आज का जो हमारा युवा है, क्या है, युवा या कोई भी मानव है, यहाँ तक कि आज की स्त्री क्या है, नशे से दुत है, उन्हें बिना नशे के कोई चीज सूझती ही नहीं है। पूरा दिन सुबह उठे तो नशा, दोपहर में चले तो नशा, शाम को घर आने सोने से पहले तो नशा। हमारा जो समाज है इतना बेकार होता जा रहा है इस नशे की लपेट में आके बहुत ज़्यादा। तो हमारे नीति निर्देशक तत्व क्या कह रहे हैं कि ये जो पेयजल पीने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, मादकता पेय हैं और ये उपभोग करते हैं, जो सूंघते हैं खाते हैं, इन पर क्या करना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए, इनकी रोकथाम की जानी चाहिए, इनसे जो पीड़ित हैं उनका निवारण किया जाना चाहिए, ठीक है ना। उनकी स्वास्थ्य सुविधा, उनकी स्वास्थ्य को सुधारें और स्वास्थ्य सुविधा उनको प्रदान की जानी चाहिए, और ऐसी लतों से उनको बाहर निकाला जाना चाहिए, ठीक है ना। देखो इसको क्या कह रहे हैं, ये तो हो गया है पोषण आहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का कर्तव्य है, और उनके स्थान पर मतलब मादक पेय पदार्थ हैं और हानिकारक औषधियों का कुछ औषधि तो ऐसी होती हैं जो आदमी के जीवन के लिए बनाई गई हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए बनाई गई, लेकिन उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, उनसे नशा करते हैं, तो उनसे कहा गया है इनका जीवन ऊंचा होना चाहिए, बेकार जीवन से इन्हें निकाला जाना चाहिए, नशे की लत से छुड़ाया जाना चाहिए, ठीक है। आगे, कृषि और पशुपालन का संगठन। हमारा देश हमारा जो भारत देश है, भारत देश कैसा देश है, एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश का मतलब है हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर निर्भर करती है। किस पर? अगर हमारे देश से कृषि व्यवस्था बंद हो जाए तो देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल जीरो हो जाएगी।
तो हमारा देश कैसा है, कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में सबसे ज्यादा कृषि होती है, तो कृषि प्रधान देश है। तो भाई हमें अपने देश के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए भाई, कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो इसमें कहा गया कृषि और पशुपालन का संगठन। और देखो इसमें क्या गया, पशुपालन। हम कृषि की पशुओं के बिना और पशुओं की कृषि के बिना कल्पना नहीं कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे के पूरक होते हैं। देखो पहले बैल से हल चलते थे, लेकिन अब बैल हैं, भैंसे हैं, इनसे क्या होता है, इनका आज भी बहुत उपयोग है। जहाँ पर जो कार्य ट्रैक्टर करता है वहाँ पर बैल नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ पर बैल कार्य करता है वहाँ पे ट्रैक्टर कार्य नहीं कर सकता। एक दूसरे के कार्यों को पूर्ण नहीं कर सकते हैं, ये दूसरे के क्या एक पूरक हैं, ठीक है। तो हमें इन दोनों की क्या करना चाहिए, संगठन। हमें कृषि के लिए ऐसी तकनीकी बीज लाने चाहिए जो हमारे खाद्य पदार्थों को स्वस्थ और मजबूत बनाए, जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छे रखें। ये नहीं है कि हमने वैज्ञानिक दवा लगा दी और हमारे जो खान पान की जो अन्न आ रहा है वो ज़्यादा बेकार हो रहा है। तो उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कृषि से रिलेटेड। पशुओं के जो बछड़े होते हैं, गाय भैंसों के जो बछड़े होते हैं, या पशुओं के लिए हमें डॉक्टरों की व्यवस्था करनी चाहिए, जो गांव गांव आके या शहर शहर आके या उनके अस्पताल खोले जाने चाहिए। पशुओं की देखभाल करनी है, यानी हमें कृषि की भी रक्षा करनी है और पशुओं की, दोनों के प्रति हमें सद्भावना रख के उनकी सुरक्षा करनी है, जिससे हमारा देश आगे बढ़े। क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि और पशुपालन का आपस में सम्मेल है। इनके बिना हमारा देश क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। राष्ट्र के हितों के स्मारकों, स्थानों आदि की रक्षा। इसमें इससे संबंधित क्या बात है, जो हमारे ये हो गया राष्ट्रीय हितों के स्मारकों, स्थानों आदि की रक्षा। जो हमारे राष्ट्र के हित से संबंधित स्मारक हैं, जैसे लाल किला है, ताजमहल है, इंडिया गेट है, ठीक है। अब सरदार पटेल की मूर्ति बन चुकी है, अब हमारा अयोध्या मंदिर बनने वाला है, वृंदावन धाम है, ठीक है, कुतुब मीनार है। ऐसे स्मारकों को, ऐसे स्थानों को, पार्कों को, मतलब जो देखने योग्य हैं और जिनसे सब विदेशी आकर्षित होकर हमारे देश में आते हैं, तो इन सभी को क्या करना है, हमें इनकी सुरक्षा करनी है, देखभाल करनी है इनके, और इनको बढ़ावा देना है। इन स्थानों की हमें रक्षा करनी है, ठीक है ना। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और ये कह कौन रहा है, हमारे नीति निर्देशक तत्व कह रहे हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं। पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा। देखो एक बात बताना, जिस प्रकार मानव को दुख होता है किसी कष्ट से, उसी प्रकार पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि वन्य जीव होते हैं, उनके कोई घर परिवार, कोई डॉक्टर तो होते नहीं है भाई वन्य जीवों के, लेकिन उनकी एक टीम घोषित की जाती है। तो सरकार को एक टीम घोषित करनी चाहिए जो होती है, और एक नई टीम बनाई जाए, जिससे जो वन्य जीव हैं, जो परेशान हैं, लोग उनका मारते हैं, शिकार करते हैं, या किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, तो उनकी भी हमें क्या करनी चाहिए, देखभाल। कुछ जीव आज हमारे वर्तमान समय में ऐसे हैं, आप देख सकते हैं, हमारे आज टाइगर जो हैं, चीते जो हैं, हमारे भारत से लुप्त होते जा रहे हैं। कुछ पक्षी ऐसे हैं जिन्हें भारत से बाहर देखा जा रहा है, भारत में अब उनके दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। जो भारत में लाखों की संख्या में दिन रात हमें दिखते थे, वो आज हमारे सामने से लुप्त हो रहे हैं। कुछ पेड़ पौधे ऐसे थे जो निरंतर हमें छाया, फल फूल देते थे, आज लोग उन्हें काट रहे हैं, उनका व्यापार कर रहे हैं, अपने कोठी बंगले बनाने के लिए, अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्हें काट रहे हैं, पशुओं की तस्करी कर रहे हैं, उनका मीट बेच रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें पर्यावरण को भी बचाना है, अपनी पेड़ पौधों को भी बचाना है, उनकी रक्षा करनी है। साथ ही साथ ये जो हमारे पशु हैं, जानवर हैं,
इनकी देखभाल करनी है, इनका बचाव करना है। जो वन्य जीव हैं उनकी भी सुरक्षा करनी है हमें, उनको मारना नहीं है। तो ये हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा। और देखो ये तो प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। अगर आज हमारा पर्यावरण खतरे में जाता है तो ध्यान रखना हमारे आने वाला कल खतरे में हो जाएगा। क्योंकि अभी कोरोना महामारी जब आई थी तो क्या हुआ था, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, ठीक है ना। उसको चलते हुए लोगों ने पेड़ों के अंबार लगाना स्टार्ट कर दिया था, पेड़ लगाओ। लेकिन ये हमें समझ कब आई, जब हमने ऑक्सीजन की कमी पाई, ठीक है। तो हमें ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए कि जब हम पे आपत्ति आए जब ही हमें होश आए कि भाई हमें तो पौधे लगाने चाहिए। तो हमें अपने पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, साफ सुथरा माहौल रखना चाहिए, पानी का ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। इन चीज़ों का हमें अपने पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। प्लास्टिक नहीं जलानी चाहिए, सार्वजनिक स्थानों पर हमें कोई ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे बदबू या प्रदूषण हो, ठीक है ना। और हमें किसी भी जीव पर कोई अत्याचार नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। इसमें कहा गया है, देखो इस बात को हम बड़े ध्यान से समझने की बात क्या है इसमें ये देखते हैं। इसमें जो देखो जो हमारे कार्यपालिका ये तीन होती हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। कौन कौन सी होती हैं? कार्यपालिका, दूसरे पर होती है न्यायपालिका और एक होती है व्यवस्थापिका, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जो हमारे जो कार्यों का निर्वहन करती है, जो हमारे कार्यों को बताती है, एक है न्याय। देखो हमें कार्यपालिका से न्यायपालिका को बिल्कुल पृथक कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा न्याय हमें उचित मिलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के संग भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये क्या है, हमारे कार्य को न्यायपालिका से पृथक कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल यूक्रेन और रूस में जो आतंक चल रहा है उसी के ऊपर थोड़ी सी समझ के है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा ये हमें कैसे प्राप्त होगी? देखो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से हमारा क्या तात्पर्य है? देखो इसमें हमें क्या करना है, जो अंतरराष्ट्रीय हैं मतलब विदेशी हैं, विदेश जो अंतरराष्ट्रीय जो देश हैं, अंतरराष्ट्रीय देश, उनसे हमें मित्रता का संबंध रखना चाहिए। कितना, कैसा? मित्रता, हमें प्यार भावना से रहना चाहिए। नंबर 2 पे हमें अपने मित्र देश का सम्मान करना चाहिए। उनके संग अगर कोई कभी दिक्कत होती है, मतलब एक दूसरे में विवाद उत्पन्न होते हैं, तो एक समान न्याय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान न्याय। और उनसे चर्चा की जानी चाहिए। क्या होनी चाहिए? चर्चा की जानी चाहिए, बात की जानी चाहिए ना। और आपसी संबंधों को बढ़ाना चाहिए और मतभेदों को कम करना चाहिए, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे राज्यों को क्या करना है कि हमें अपने अंतरराष्ट्रीय लेवल पर अब ऐसी व्यवस्था करनी है कि जिससे सभी के अंदर प्यार, समान न्याय, इनकी जो भावना उत्पन्न रहे कि एक देश दूसरे देश के प्रति कटु भावना ना रखे। अगर कभी कोई आपत्ति या विपत्ति आती है तो दो देशों में उनका समान रूप से निर्धारण करे। और हमें आपसी संबंध बहुत ही अच्छे रखने चाहिए, ठीक है। ये है हमारे अंतर वाला, ठीक है ना, राष्ट्र वाला। और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या करना चाहिए? हमें हक मांगना चाहिए कि भाई हमें अंतरराष्ट्रीय लेवल पे क्या चाहिए? सुरक्षा। और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए और यत्न करे जाने चाहिए, है ना। और जैसे आजकल यूक्रेन में और रूस में जो झगड़े हो रहे हैं, इनका निपटारा किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? निपटारे किया जाने, झगड़ों को खत्म करा जाना चाहिए अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। इनमें मदद की जानी चाहिए कि भाई ऐसे जो झगड़े हैं इनको बंद करें, सभी देश मिलकर इनकी समस्याओं को सॉल्व करें। तो ये था हमें अंतरराष्ट्रीय लेवल पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ये नहीं है कि एक देश दूसरे देश से भिड़ रहा है। देखो एक बात ध्यान रखना,
जब भी कभी किसी देश का दूसरे देश से लड़ाई होगी, प्रथम देश द्वितीय देश, ये सोचते हैं ये दो देश आपस में लड़ रहे हैं, इनकी ही हानि होगी, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब एक देश दूसरे देश से लड़ता है और जब वो बहुत ही गंभीर स्थिति में पहुंच जाते हैं और वो किस एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, और पड़ोसी देश क्या सोचते हैं कि दो देश लड़ रहे हैं, हमारा क्या है, हम तो बस सपोर्ट के लिए खड़े हैं, हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, और स्थिति तो इनकी डामाडोल हो रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब दो देश आपस में लड़ते हैं, विश्व के जितने भी देश हैं सब पर प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? सब पर प्रभाव। सपोज करो ये देश है, इससे लड़ रहा है आपस में, इस देश का व्यक्ति यहाँ पे जॉब करता है, इसका यहाँ पे जॉब करता है, ठीक है। यहाँ के स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ के स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ के जो कुछ लोग हैं यहाँ पे घूमने आए हैं, कुछ लोग यहाँ घूमने जा रहे थे, या मतलब किसी काम से, मतलब एक देश का दूसरे काम से देश पड़ रहा है और बहुत ही इमरजेंसी है। भाई जब इनकी आर्थिक स्थिति बेकार होगी और इनका कॉन्ट्रैक्ट किसी और देश से चल रहा है, इसके बिना इस देश का काम नहीं है, इसके बिना इसका काम नहीं है, तो भाई इन देशों पे फर्क पड़ा, बच्चों की शिक्षा पे फर्क पड़ा, व्यवस्थाओं पे फर्क पड़ा, और जो चर्चाएं थी उनसे जो अन्य देशों में गर्मा गर्मी बनी। तो ये नहीं है कि एक देश का दूसरे देश पर ही प्रभाव है, नहीं। जब भी कोई युद्ध एक देश से दूसरे देश पे होता है, उनकी तो क्षति होती ही होती है, साथ में अन्य देशों को भी क्या हानि झेलनी पड़ती है, ठीक है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति को बनाए रखना चाहिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 ग के अंतर्गत पुनः संशोधन करके, और एक बात ध्यान रखना, जो बच्चे ये यहाँ पे 15 क्या दे रखे हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन 15 में से कोई आप 6 से 7 अपने पेपर में करके आ सकते हो। यहाँ पे कितने दे रखे हैं? 15 में से आप 15 ना करें, आप 6 से 7 अगर नीति निर्देशक तत्व वहां लिख के आ रहे हो तो सफिशियंट है, ठीक है ना। ये बात मैं आपको बताए दे रहा हूँ, ये मत सोचना कि भाई हमने तो 15 करे हैं, 15 भैया ने बताए हैं तो हम 15 ही करें, नहीं, 6 कर देना, 7 कर देना, कोई 8 कर देना, ठीक है। ये नहीं है कि 15 के 15 रटने बैठ जाओ, नहीं भैया, ऊपर लिख देना सामाजिक न्याय से संबंधित नीति निर्देशक तत्व, और उनके 7-8 लिख देना, ठीक है ना। इससे ज्यादा मत लिखना, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, मैं कह रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही एग्जाम दिए थे, बहुत अच्छे नंबर आए थे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 ग के अंतर्गत पुनः संशोधन करके उनके विस्तार को बढ़ाया गया है। यहाँ पे देखो एक ये वर्ड रह गया है, ये मैंने फ्लूट लगा रखी है, यहाँ पे बढ़ाया गया है। यहाँ पे देखो ये हम देखते हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा, किससे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 ग के अंतर्गत, जो हमारा अनुच्छेद 31 है, 31 ग का जो 31 का जो भाग ग है उसके अंतर्गत पुनः संशोधन करके, मतलब जो हमारा अनुच्छेद है उसमें क्या करा गया है? संशोधन करा गया है। पहले ये चीजें नहीं थी। संशोधन का मतलब है उन्हें दोबारा से लिखा गया है, उन पर दोबारा से रूल बनाए गए हैं। संशोधन का मतलब होता है, देखो समझ लो, जो बच्चे जिनके समझ में नहीं आता हो संशोधन का मतलब, हालांकि सबको आता होगा लेकिन जो एक आध भाई है उनका भी काम हो जाना चाहिए। संशोधन का मतलब है समाधान, मतलब किसी बात को दोबारा से लिखना, किसी नियम में थोड़ी फेरबदल करनी, है ना, किसी नियम में फेरबदल करनी, किसी बात को दोबारा से लिखना, ये क्या है? संशोधन होता है। करके उनके विस्तार को बढ़ाया गया है, मतलब 31 ग के अंतर्गत, 31 ग में जो संशोधन हुआ है उसमें समस्त नीति निर्देशक तत्वों को क्या करा गया? बढ़ावा दिया गया है, विस्तार को बढ़ाया गया है, और उसमें समस्त नीति के तत्वों को शामिल कर लिया गया है। देखो पहले क्या था?
42वें संविधान संशोधन द्वारा 31 गय को के अंतर्गत क्या करा, संशोधन। संशोधन करने के बाद क्या करा गया, समस्त नीति निर्देशक तत्व, जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं उनको उनमें शामिल कर दिया गया। पहले संशोधन हुआ 31 गय में, फिर समस्त नीति निर्देशक तत्वों को उसमें शामिल कर दिया गया। अब क्या होता है कि अब सभी नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों पर प्राथमिकता रखते हैं। जो हमारे मूल अधिकार हैं, क्या है, मूल अधिकार। मूल अधिकार कौन कौन से हैं, समता, स्वतंत्रता, धर्म, संस्कृति, संवैधानिक उपचार, समता का अधिकार, इन सब पर क्या है, ये अपनी प्राथमिकता रखते हैं। क्या रखते हैं, प्राथमिकता। ये उनके ऊपर अपना अधिकार जमाते हैं, भले ही वे अनुच्छेद 14 से 19 द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों के असंगत हो, ये उन्हें छीनते या कम करते हों। इसमें कहा गया है कि चाहे अनुच्छेद 14 और 19 में कहा गया है कि कोई किसी के अधिकारों पर बल नहीं देगा, कोई किसी के अधिकारों को छीनेगा नहीं, हनन नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कहा, उसमें कहा गया है कि सब विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण, मतलब सभी को एक जैसा न्याय और एक जैसी व्यवस्था मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर अधिकार करने की स्वतंत्रता है, ये मूल अधिकारों से ऊपर है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके संबंध में एक बाद यानी केस, बिना केस के तो हमारा पेपर ही बेकार है भैया। किसके, बिना केस के तो हमारा पेपर ही बेकार है। तो केस देखते हैं। मिनर्वा मील बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, AIR को काट देना, AIR की जगह हम क्या लिख देंगे, वर्ष। मिनर्वा मील बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, वर्ष 1980, सही है, इसे भी काट लो। में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों को खत्म करना जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पे क्या करा गया था, संशोधन द्वारा इनके अधिकारों को खत्म तो नहीं करा गया था, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर इनको दे दिया गया था कि ज्यादातर जो मान्यता होगी नीति निर्देशक तत्वों की होगी। नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों पर अपना हक जमा सकते हैं, उन्हें चाहे कम करना पड़ जाए, चाहे उन पर कोई दिक्कत हो जाए। लेकिन इस वाले केस में मिनर्वा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए हम मूल अधिकारों को खत्म नहीं कर सकते, उनका हनन नहीं कर सकते, उन्हें समाप्त नहीं कर सकते। बेशक नीति निर्देशक तत्व अच्छे हैं, लेकिन हम मूल अधिकारों को भी खत्म नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। क्या नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है? नहीं, इस बात की हमें समीक्षा करनी है। इसमें कह रहे हैं कि क्या हम नीति निर्देशक जो हमारे तत्व में न्यायालय द्वारा, मतलब जो हमारे न्याय करते हैं उनके द्वारा लगाया जा सकता है या नहीं। तो अनुच्छेद 37 क्या कहता है, इसका रूप प्रकट करते हुए कहता है इनमें दिए गए तत्वों का विधि निर्माण में प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। मतलब जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनके द्वारा, मतलब जो हमारी राज्य के जो कानून बनेंगे उनमें इसका क्या करा जाएगा, प्रयोग करा जाएगा। इनके प्रयोग के बिना कार्य संभव नहीं होगा। महत्व देखते हैं। प्रोफेसर पायली के अनुसार, मतानुसार, प्रोफेसर पायली के मतानुसार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ये एक थोड़ी नॉलेज के ऊपर बता देता हूं। ये निर्देशक तत्व राष्ट्रीय चेतना के आधारभूत स्तर का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगर आप इसे लिखना चाहो तो आप इसे स्टार्टिंग में लिख सकते हो, लेकिन इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस पर ज्यादा फोकस मत देना, अपना माइंड ज्यादा मत लगाना। पायली कहते हैं ये नीति निर्देशक तत्व राष्ट्रीय चेतना के आधारभूत स्तर का निर्माण करते हैं। मतलब राष्ट्रीय चेतना का क्या करते हैं, आधारभूत निर्माण करते हैं। ठीक है ना, ये था हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हमारे भाग 14 में वर्णित हैं, और ये 36 से 51 तक उपस्थित हैं। ठीक है ना, अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं। और देखो इन वीडियो में आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो बच्चा इनका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना चाहता है तो भैया उनका पढ़ना क्या है, बिल्कुल बेकार। क्योंकि आप ऐसे तो अपने घर पर भी आप पे कोई ना कोई किताब होगी, उनसे पढ़ सकते हो, लेकिन बात है समझने की। जो व्यक्ति एक बार समझ जाता है उसे
कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती है, आप अपनी तरफ से भी बना बना के कर सकते हो। और जो बच्चे हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, भैया बहुत गलत कर रहे हो आप। आपके प्रत्येक सेमेस्टर के लिए मैं ऐसी ही वीडियो बनाने वाला हूँ, और जब भी कोई लॉ से रिलेटेड बातें आएंगी मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, जो आपको तुरंत मिलेगी, है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबा लें, क्योंकि आपको 1 सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक आपको ऐसे ही मटेरियल हम आपको देते रहेंगे, ठीक है ना। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अगर इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई आपको कोई समस्या है या आपको कोई डाउट उत्पन्न होता है तो हमें कमेंट करके तुरंत बता दीजिएगा। आपका जो एग्ज़ाम है उससे पहले हम आपके डाउटों को क्लियर कर देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भाई कमेंट करा करो कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा, क्या मिला इससे, आपको कितना लाभ मिल रहा है, आप कैसी तैयारी कर पा रहे हो, या आपको अब भी इन क्वेश्चनों से कोई परेशानी है, या इन्हें पढ़ने में या कोई मतलब कैसी भी कोई परेशानी है तो बताओ। आपको अच्छे लग रहे हैं तो बताओ, मैं उसी के आधार पर अपनी नेक्स्ट वीडियो को सुधार कर आपके लिए पेश कर दिया करूँगा। ये नहीं है कि आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही या मेरे द्वारा भाषा समझ में नहीं आ रही तो आप क्यूट कर दो, बताओ ही नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम उसमें सुधार करेंगे, ठीक है ना। आपको इसमें कोई सुझाव देना है कि सर आप ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हो, तो हम आपकी बातों को पहले देखेंगे, आपकी अगर बातें उचित होंगी तो हम आपको उसमें यूज करेंगे। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। और ये बताएं, कमेंट जरूर करें, सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है ना। और मन से ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते रहें। लॉ कोई हुआ नहीं है, जितना आप इससे मन लगा के पढ़ोगे अच्छे नंबर आएंगे। और जो जो चीज़ मैं आपको करा रहा हूँ बस इन्हीं चीज़ों को कर लो, इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, पूरा पेपर आपका फंसने वाला है, परेशान ना होइएगा। इस वीडियो के बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।